Hello everyone. So today's video is from rotational dynamics. So this is question from Pathfinder book. In this question, a thin rod of mass m is welded on the inner surface of a thin walled pipe of mass m parallel to the axis of pipe. The composite body thus formed is placed on uniform slope as shown in this figure. The inclination of the slope is adjustable. Find the range of coefficient of friction between the pipe and the slope for which body slides down without rotation. So इस क्वेश्चन में एक थिन वॉल्ड पाइप है जिसकी मास m है और इसके इनर सरफेस पे एक स्मॉल मास m का जो रॉड है उसको वेल्ड कर दिया गया है और इस पूरे असेंबली को जब इस इंक्लिनेशन पे इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ा जाता है तो ऐसा कहा गया है कि बॉडी स्लाइड करता है और देयर इज नो रोटेशन, रोटेशन कोई भी नहीं हो रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। सिंस ये पूरा जो कंपोजिट सिस्टम है इस कैपिटल मास और स्मॉल मास का ये पूरा स्लाइड कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो लिमिटिंग वैल्यू पे लग रहा होगा। सो फ्रिक्शन मस्ट बी एट लिमिटिंग वैल्यू। तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उतना फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू इनटू नॉर्मल। सो इतना मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। सिंस ये जो हमारा जो सिस्टम है ये कहीं भी कोई रोटेशन नहीं हो रहा है तो इसका कोई भी टॉर्क नहीं आ रहा होगा, कहीं भी कोई टॉर्क नहीं आ रहा होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी अगर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो जीरो आ रहा होगा। टाउ अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। टाउ अबाउट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी ऑल्सो जीरो, यानी कि कहीं से भी कोई भी टॉर्क नहीं है। सो फॉर नो रोटेशन टाउ नेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो अबाउट each of every point in the space. So अगर हम देखें इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अबाउट, तो इसके अबाउट भी टॉर्क जीरो होना चाहिए। सिंस नॉर्मल और एफ फोर्स, ये दोनों फोर्स जो है नॉर्मल और फ्रिक्शन, ये ऑलरेडी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास कर रहे हैं, तो इन दोनों का टॉर्क तो हमेशा जीरो होगा। इसका और इसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट हमेशा जीरो होगा। सो और कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस पे? एक इसके कंपोजिट जो सेंटर ऑफ मास होगा इस असेंबली का, वहां से एक वेट फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ। तो अगर टॉर्क जीरो कराना है, इस पे टॉर्क जीरो लग रहा है, तो इसका जो वेट फोर्स है नेट वेट फोर्स ये भी इसी पॉइंट से पास करना होगा, तभी तो इसका टॉर्क जीरो हो पाएगा इस पॉइंट के अबाउट। सो इन ऑर्डर टू मेक टॉर्क जीरो अबाउट दिस पॉइंट, इसका जो नेट जो वेट है वो यहाँ से पास करना चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। सो नेट वेट फोर्स मस्ट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एज वेल। सो अगर हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे फिर से सॉल्व करें तो ये हमारा असेंबली कुछ ऐसा है। इस पे एक नॉर्मल लग रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन पीछे की दिशा में। लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, दिस फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू एन। और इसका कंपोजिट सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो यहाँ से एक नीचे की तरफ वेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जो कि इस पॉइंट पी से पास हो रहा है जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। और इस प्लेन का इंक्लिनेशन हमने कुछ समय के लिए अल्फा मान लिया है, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी हमारा अल्फा हो जाएगा। अब अगर मैं इस ट्रेंगल को ओ सी एम एंड पी को यहाँ पे अगर बना लूँ, तो सिंस कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी अगर मैं टॉर्क लिखूंगा तो वो भी जीरो होगा। लेकिन हमें ये डिस्टेंस पता नहीं है, तो इस डिस्टेंस को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ओ से सेंटर ऑफ मास जितने डिस्टेंस पे होगा वो डिस्टेंस को हमने कुछ समय के लिए एक्स एज्यूम कर लिया है, तो एक्स कैन बी फाइंड आउट एम आर बाई एम प्लस एम। सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला से जस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया है इस ओ सी एम को, इस डिस्टेंस को। तो इसके अबाउट अगर सेंटर टॉर्क लिखे तो ये जीरो आना चाहिए, तो इसके अबाउट टॉर्क इस वेट फोर्स का तो जीरो हो जाएगा जो कि यहीं से पास कर रहा होगा। तो एक नॉर्मल का टॉर्क आ रहा होगा, एक फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा होगा। तो नॉर्मल का टॉर्क लिखेंगे अगर तो क्या होगा, नॉर्मल इनटू दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स साइन अल्फा, एक्स साइन अल्फा एन इंटू एक्स साइन अल्फा। और फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू इतना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस एक्स कॉस अल्फा, एफ इंटू आर माइनस एक्स कॉस अल्फा। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन का वैल्यू आ रहा है नॉर्मल के टर्म्स में वो इतना आ रहा है। एक्स ऑलरेडी नोन है, आर ऑलरेडी नोन है, अल्फा इज वेरिएबल। तो एफ का वैल्यू हम म्यू एन रख सकते हैं जो कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो म्यू एन रख देंगे फ्रिक्शन का वैल्यू। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आ जाएगा एक्स साइन अल्फा डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स कॉस अल्फा।
सो यहाँ पे म्यू का जो वैल्यू है वो एक्स के टर्म्स में है और अल्फा के टर्म्स में आर के टर्म्स में है। एक्स इज नोन, एक्स नोन है, आर नोन है, बट अल्फा इज वेरिएबल। तो हमें इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का रेंज निकालना है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू, इस पूरे टर्म्स को, एक्स को हटा के इस टर्म्स को, ये वेरिएबल टर्म्स है, इसको हम अगर अल्फा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर दे तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएगा कॉस, हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स ये आया कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स बाई आर। तो साइन अल्फा हम निकाल सकते हैं यहाँ से, साइन अल्फा का वैल्यू इतना आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा एक्स के टर्म में वो आ रहा है एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स ऑलरेडी नोन है, एक्स ये वैल्यू है, तो एक्स को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रहा है एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट m into m plus 2m. So this is the maximum value of coefficient of friction. तो coefficient of friction इस quantity से हमेशा छोटा होगा, m into m plus 2m का under root. So this is the solution of this problem. Thank you. Best of luck.